एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए लगभग सभी प्रश्नों को चर्चा में शामिल कर लिया है ना। यानी वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2024 तक जितने भी प्रश्न यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान से पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम यहाँ चर्चा में लेकर आ चुके हैं। अब हम जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आपने जलवायु विज्ञान के प्रीवियस वर्षों के जैसे वर्ष 2024, 23, 22, 21, 2020, 19 तक के प्रश्नों को देख लिया होगा। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इन सभी वर्षों से संबंधित प्रश्नों के साथ साथ इन प्रश्नों के सही जवाब, उनकी व्याख्या में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी, फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते थे उन प्रश्नों में जो आपके लिए जानना जरूरी था, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आज की सीरीज में विगत वर्षों में पूछे गए जलवायु विज्ञान से जो प्रश्न थे, उनका पहला प्रश्न ये है। प्रश्न क्या था? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। आपको कूट की सहायता से सही जवाब बताना है। ठीक है, जिसमें अभिकथन ए है कि व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा पवनें होती हैं। ठीक है, यानी पूर्व की ओर चलने वाली पवनों के लिए, और व्यापारिक पवनों के संदर्भ में ये प्रश्न फ्रेम किया गया है। दूसरा कि पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और आपके पास कूट है स्मॉल a, b, c और d के रूप में, जिसमें पहला आंसर है, या आपके आंसर की बात करें तो पहला आपके पास कूट है कि a और r दोनों सही हैं तथा r a की सही व्याख्या है। दूसरा है a और r दोनों सही हैं किंतु r a की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा है a सही है किंतु r गलत है। और ऑप्शन डी है कि a गलत है किंतु r सही है। ठीक है, जब हम इस प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में जब हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की, प्रमुखतः ये कौन सी पवनें कहलाती हैं, तो ध्यान रखें कि व्यापारिक पवनें प्रमुखतः पूर्वा पवनें कहलाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें कि व्यापारिक पवनें क्या हैं, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पृथ्वी देखते हैं, विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ में और ठीक 30 डिग्री आप साउथ में इस तरीके से डिवाइडेशन कर ले। फिर ऊपर भी पवनें प्रवाहित होती हैं, फिर यहाँ भी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्रुवीय पवनें हैं। ध्रुवीय पवनें जो साउथ पोल पर बहती हैं वे भी क्या है? ध्रुवीय पवनें। ठीक है, इनकी खास विशेषता क्या है कि ये हाई प्रेशर जोन है ना, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्यंत शीत की स्थिति बनी रहती है, बर्फ हिमाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर होता है। जहां पर हवा ठंडी होगी, जहां पर अत्यंत या प्रचंड ठंडी होगी, वहां पर हवा क्या होगी? नीचे की ओर आएगी। और हवाएं जहां नीचे की ओर आती हैं, जिनमें जहां हवाओं का अभिसरण होता है, ध्यान रखें, अपसरण, आप नीचे की ओर आ रही हैं, है ना, तो जहां हवाएं शीत होंगी, भारी होंगी, वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। जहां हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठेंगी, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए, जो विषुवतीय क्षेत्र है ये लो प्रेशर वाला जोन है, और ठीक इसके ऊपर ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये जो उष्णकटिबंधीय रीजन है वह है। ठीक है, यहाँ पर गर्म हवाओं की वजह से क्या होता है, जो हवाएं हैं वे ऊपर की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से हवाओं की दिशा भी परिवर्तित होती है, दिशा भी डिपेंड करती है। जैसे यदि हम फेरेल के नियम के अनुसार बात करें तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इसके ऑपोजिट अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब देखें, जब हम बात करेंगे व्यापारिक पवनों की, तो व्यापारिक पवनें लगभग हमारी पृथ्वी में ही, ध्यान रखें, 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं। भूमध्य रेखा की ओर यानी इस दिशा की ओर, यहां से अगर चल रही हैं तो इस दिशा की ओर, और यहां से चल रही हैं सदर्न हिस्से से तो ऊपर की ओर। तो भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली क्या है? ये पवनें हैं। ये दरअसल यानी व्यापारिक पवनें दरअसल
पूर्वा हवाएं कहलाती हैं। इनके कारण ध्यान रखें कि जब इन 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर जब ये पवनें चलती हैं तो ये क्या होती हैं, ये पवनें अधिक गर्म होती हैं और अधिक शुष्क भी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पवनें क्या होती हैं, अधिक गर्म भी होती हैं और अधिक शुष्क भी होती हैं। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि ये पवनें वर्षा नहीं करती हैं, लेकिन यदि ये महाद्वीपीय स्थलों से होकर गुजरती हैं तो वर्षा नहीं करती हैं। लेकिन अगर इनके रास्ते में बीच में महासागर आ जाता है तो महासागर की वजह से आर्द्रता और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, इनके पास आर्द्रता आ जाती है। आर्द्रता के आने के बाद फिर क्या करते हैं, महासागर को पार करती हुई गुजरी, आर्द्रता युक्त हो गई और जिस वजह से जहां भी, ध्यान रखें, जहां भी महासागर के बाद अब अगला जो महाद्वीप आएगा उस महाद्वीप में ये पवनें जो आर्द्रता महासागर से लेकर आई हैं वे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में उसे नीचे वर्षा के रूप में छोड़ देती हैं। तो यदि ये पवनें यानी जो व्यापारिक पवनें हैं, पूर्वा पवनें हैं, ये महासागरीय क्षेत्र से होकर गुजरेंगी तो फिर उसके बाद महाद्वीपीय क्षेत्रों में ये पूर्वी हिस्से पर वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहां पर, पूर्वी हिस्से पर वर्षा करती हैं। इसलिए अमूमन देखा जाता है कि इन अक्षांशों के बीच में जो महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है वह मरुस्थल के रूप में विकसित है। चाहे आप किसी भी रीजन में देख लें, अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच वाले महाद्वीपीय हिस्सों को गौर से देखेंगे मैप पर तो आप पाएंगे कि महाद्वीपीय हिस्से का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर वर्षा नहीं होने की वजह से मरुस्थल का विकास हुआ है, जबकि पूर्वी हिस्से में क्या होता है, महासागर से गुजरने के बाद ये पवनें वर्षा कर देती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दरअसल पूर्वा हवा पश्चिम से पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती है। दरअसल जो पूर्वा हवा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब हमने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय रीजन में प्रवाहित होने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं ये 30 डिग्री नॉर्थ से कहां की ओर बह रही हैं, भूमध्य रेखा की ओर बह रही हैं। तो भूमध्य रेखा की ओर जब बहेंगी तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से यदि नीचे की ओर आ रही हैं तो ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, यानी इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, माफ कीजिए, अभी हम इसकी दिशा को सबसे पहले देखेंगे। तो दिशा के हिसाब से हम देखेंगे कि इनकी दिशा क्या होगी, क्योंकि ये कहां से कहां की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ये आ रही हैं 30 डिग्री नॉर्थ से, और जब कोई पवन ऊपर से कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आएगी यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस ओर, ये कुछ इस ओर, क्यों, ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी। जब यही व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी तो इनकी दिशा क्या होगी, ये इस ओर ना मुड़कर दाईं ओर ना मुड़कर किस ओर जाती हैं, बाईं ओर। ये तो इनकी दिशा आपने देखा क्या है, इनकी दिशा आपने देखा दक्षिण पूर्व से किस ओर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, और ये पूर्वा पवनें कहलाती हैं। यहाँ पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, इस प्रश्न का सही जवाब है। ये हमने पूरा इस प्रश्न के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में बी डब्ल्यू और एच, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की जलवायु उपयुक्त है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन बी उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ऑप्शन सी मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु और ऑप्शन डी मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। यह प्रश्न यूजीसी नेट नवंबर 2017 में पूछा गया था। अभी हमने पिछले सेशन में ही, हालांकि लगभग हमने 3-4 सेशन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि कोपेन ने व्यावहारिक आधार पर किसी क्षेत्र के, या हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के लेवल पर उन्होंने जलवायु का अध्ययन किया है और जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्षण और तापमान के आधार पर किसी क्षेत्र की कैसी जलवायु होनी चाहिए उन्होंने बताया।
इसे उन्होंने क्रमशः अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में बताया। सबसे पहले उन्होंने उनके 5 समूह बताए और समूहों के अलावा 11 उपसमूहों के बारे में भी चर्चा की। इन 5 समूहों में उन्होंने कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, A, B, C, D और E। और जो उपसमूह है उसके लिए उन्होंने स्मॉल लेटर्स लिए हैं, जिसमें E, F, S, W, A, B, C, D आदि अक्षर शामिल हैं, ठीक है। और इसी आधार पर उन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जब भी हम कैपिटल की B की बात करेंगे, यानी उपोष्ण क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। अब WH की यदि हम बात करेंगे, यानी किस रीजन की बात किया जा रहा है, मरुस्थलीय जलवायु की। इसे हमने चूंकि पहले पढ़ रखा है तो ये आपके लिए अभी समझने के लिए हम बता रहे हैं। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर पिछले जलवायु से जुड़े हुए वीडियोस देखिए, आपको डिटेल से ये चर्चा मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यदि हम बात करें BWH की, तो उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए कहां पर है उपोष्ण मरुस्थलीय, ऑप्शन ए में है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कैपिटल B, W और स्मॉल h, इसे किससे संबोधित किया जाता है, उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, समूह और उपसमूह मिलकर जलवायु के, ये जलवायु वाले क्षेत्र या रीजन को यहां दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, उपध्रुवी और दक्षिण ध्रुवी समुद्रों के समुद्री जल के औसत हिमांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है। आपके पास ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस। ये 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या है, उत्तर ध्रुवी यानी उत्तरी गोलार्ध, पूरी पृथ्वी में हम उत्तर ध्रुव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दक्षिण ध्रुवी यानी दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं। इन दोनों ध्रुवों पर जो समुद्री क्षेत्र हैं, इन समुद्री क्षेत्रों में यदि हम जल लेते हैं तो इस जल के औसत हिमांक के बारे में आप क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है। सामान्य रूप से पहले चर्चा करते हैं हिमांक की। हिमांक क्या है, हिमांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि कोई जल को ही हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलें तो हिमांक यानी जल का वह तापमान जो जल को द्रव से यानी पानी से ठोस यानी बर्फ में परिवर्तित कर दे, ठीक है। यानी जमने के लिए जो तापमान आवश्यक है किसी द्रव के लिए, वो उसका क्या है, हिमांक कहलाता है। शुद्ध जल की बात करें तो उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, या आप इसे 32 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये आपको डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस में शुद्ध जल द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है, बर्फ में परिवर्तित होता है। अब यदि इसी जल में मिलावट आ जाए तो इसका तापमान थोड़ा अलग, इसका जो हिमांक है वह अलग हो जाएगा। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। नमक यानी सॉल्ट, NaCl, इसकी उपस्थिति की वजह से क्या होता है, समुद्री जल का हिमांक या उसका तापमान थोड़ा सा और कम होता है। या आप उसे कम हम किस सेंस में कह रहे हैं, अगर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लग रहा है तो आपको -2 डिग्री सेल्सियस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समुद्री जल को जमाने के लिए टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ यह टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। तो जब हम हिमांक की बात करेंगे कि कितना हिमांक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समुद्री जल को कितने टेम्परेचर जमा सकता है, उसका हिमांक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा -2 डिग्री सेल्सियस उसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है और यह प्रश्न यूजीसी नेट नवंबर 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी के बारे में प्रश्न में चर्चा की गई है। आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन दिया है निम्न क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल का निचला हिस्सा 2 से 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है मध्य क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल का मध्य वाला हिस्सा, ठीक है। आपके पास अगला ऑप्शन क्या है, तीसरा है ऊपरी क्षोभ मंडल, यानी आपके पास सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है ऊपरी क्षोभ मंडल। और आपके पास चौथा ऑप्शन है संपूर्ण क्षोभ मंडल,
फोर्थ डी, संपूर्ण क्षोभ मंडल यानी क्षोभ मंडल के पूरे हिस्से में। अब यदि हम बात करें जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम क्या है, प्रश्न में जेट स्ट्रीम पवन पट्टी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। और यहां जब भी हम जेट स्ट्रीम की बात करेंगे या किसी भी हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। जेट स्ट्रीम ध्यान रखें, यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर प्रवाहित होने वाली एक क्या है, धाराएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी धाराएं हैं, पवन की, पवन की धारा या पवन का बहना आप कह सकते हैं। पवन की एक क्या है, पट्टी है। किस रूप में, विसर्पी रूप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो आपको हवा की धाराएं दिखाई देंगी, या आपको विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली जो परिध्रुवीय, एक शब्द ध्यान रखिएगा, परिध्रुवीय प्रबल वायु राशि, ये क्या है, परिध्रुवीय प्रबल वायु राशि, परिध्रुवीय ध्रुवों से परे, ठीक है, थोड़ा सा इस ओर, और क्षोभ मंडल के ऊपर, ध्रुवों से क्या होगी, यह थोड़ा सा दूर होगी और क्षोभ मंडल की क्या होगी, ऊपर होगी। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्योंकि ये धारा प्रबल क्या होती है, प्रबल वायु धारा है। तो ध्यान रखें, जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर ये क्या है, विषुवतीय रेखा है, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध में कुछ हिस्सों इस तरीके से प्रवाहित होती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है। और ये एक प्रबल वायु राशि है, ध्यान रखें, एक प्रबल वायु राशि या वायु धारा है। और ये क्या है, परिध्रुवीय प्रबल वायु धारा है। ये ध्यान रखना है, इसकी ये कहाँ प्रवाहित होती है, क्षोभ मंडल की बिल्कुल ऊपरी हिस्से में। जैसे ही क्षोभ सीमा को आप क्रॉस कर जाएंगे ऊपर, उसके ठीक पहले क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में प्रवाहित होती है। इसके बारे में यदि हम किलोमीटर के बारे में चर्चा करें तो लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर की रेंज के बीच में यह जो पट्टी है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है। जेट स्ट्रीम में जो पवन का वेग है वह मौसम परिवर्तन के हिसाब से बदलता रहता है। ये आपको इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात यदि इसके बारे में हम जानना चाहें तो ये ध्यान रखना है कि शीत ऋतु जब आती है, शीतकाल में जो ये जेट स्ट्रीम है वह अधिक प्रबल हो जाती है। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्मकाल यानी जब गर्मी की अवस्था हो, तो थोड़ा सा यह क्या हो जाती है, जो जितना इसकी स्थिति शीतकाल में रहती है उसकी तुलना में यह 2 गुना अधिक काम करने लगती है। ठीक है, तो शीतकाल में ये अधिक प्रबल तथा इनका वेग जो भी ग्रीष्मकाल काल का वेग होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ग्रीष्मकाल में थोड़ा सा कम होगा। तो किस क्षेत्र में यदि आपसे ये पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम किस ऋतु में ज्यादा प्रबल होगी, तो ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी अभी बात करते हुए, जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में यह ज्यादा प्रबल होगी ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। यानी ग्रीष्म ऋतु में जेट स्ट्रीम जितनी प्रबल होगी उससे 2 गुना प्रबल हो जाती है। कब? शीत ऋतु में। तो थोड़ा सा भी बात करते हुए मिस्टेक हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम ज्यादा प्रबल हो जाती है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जितना भी उसका अधिकतम वेग होगा वो शीत ऋतु में उससे 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में ध्यान रखें किस हिस्से में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल नीनो के लिए अनुकूल दशा को, ऑप्शन बी है ला नीना के लिए अनुकूल दशा को, ऑप्शन सी है एल नीनो और ला नीना दोनों के लिए। ठीक है, और ऑप्शन डी है एल नीनो और ला नीना दोनों के लिए प्रतिकूल। ठीक है, ध्यान रखें पूछा क्या गया है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन
ऋणात्मक दक्षिणी दोलन। ये है क्या? दक्षिणी दोलन सूचकांक, यानी नेगेटिव दक्षिणी दोलन, इन सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ठीक है, नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब यहां पूछ सकते हैं आप कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या है? ध्यान रखें, जो पूर्वी और मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के रीजन की बात करें, यहां पर पूर्वी और मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र, यानी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसमें भी जो पेरू के तट के आसपास है, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर यदि वार्षिक रूप से जो समुद्र का तापमान है, उस तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है, अमूमन क्या देखने को मिलता है कि जो ये रीजन है मध्य पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, 5 से 7 वर्षों में या 3 से कई बार 7 वर्षों में इसमें जो समुद्री सतह का तापमान है वह दोलन को प्रदर्शित करता है। दोलन किस तरीके से कि कई बार 3 से 5 साल के बीच में यहाँ के समुद्र का तापमान कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से इसे क्या हम कहते हैं, ये क्या हो गया, कम हो गया, समुद्र का तापमान कम हो गया। और कई बार यह समुद्र का तापमान उसका जो औसत तापमान है उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, जब तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान को जब यह प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति को, यानी जो पेरू का तट है, यहाँ पर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है, यदि यहाँ का तापमान, समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र के तापमान के बढ़ने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर की वजह से फिर ये पूरे क्षेत्र के जो मौसमी दशाएं हैं उसे प्रभावित करता है। ठीक है, इससे ध्यान रखें, हम अमूमन कहते हैं कि यह वह दशा है जिसमें एक पूरे रीजन के या पूरा जो क्षेत्र है वह प्रभावित होता है। ठीक है, तो एल नीनो दक्षिणी ऑसिलेशन एक दोलन की क्रिया है। एल नीनो यानी यहां पर दोनों क्रियाएं काम कर रही हैं। सदर्न ऑसिलेशन ये क्या है, यह एक दोलन क्रिया है। कहां पर हम बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी प्रशांत मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में, यहां पर पश्चिमी शामिल नहीं होगा। तो एल नीनो दक्षिणी ऑसिलेशन एक महासागरीय वायुमंडलीय अंतर प्रक्रिया है, और इस अंतर प्रक्रिया में जो ये रीजन है पश्चिमी मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, इस रीजन में समुद्र का तापमान कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जो मौसम का परिवर्तन है, मौसम में होने वाला परिवर्तन है, जलवायु में होने वाला परिवर्तन है, वह कभी कभी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 3 से 7 वर्षों की अवधि में जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है वह समुद्र के जल में परिवर्तन को दिखाता है, यही दरअसल एक दोलन के रूप में काम करता है। ठीक है, अब पूछा गया है, ये तो दोलन है, ये 2 प्रकार से होता है, एक तो ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक। ठीक है, यदि जो ये दोलन है, सदर्न ऑसिलेशन है, यह ऋणात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यह नकारात्मक दक्षिणी दोलन को प्रदर्शित करता है, तो अक्सर एल नीनो के लिए यह क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। किसके लिए? एल नीनो के लिए अनुकूल हो जाता है। तो ये ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक के बारे में ही पूछा गया है, तो जहां भी आपके पास एल नीनो की अनुकूलता लिखी होगी वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये जो क्रमिक गर्म और ठंडा पैटर्न आपको प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, यही पैटर्न एक बार बीच में स्थायी भी होता है, एक बार बढ़ जाता है और एक बार कम हो जाता है। तो जब ऋणात्मक दक्षिणी दोलन को बताएगा यानी एल नीनो की घटना को संदर्भित कर रहा है, और जब धनात्मक दक्षिणी दोलन को बताएगा यानी ला नीना की घटना को संदर्भित कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि पेरू के तट में जब हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगी, तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे? ये भारत की जो क्षेत्र है, भारत में जो मानसून है उसे भी प्रभावित करता है। ला नीना कैसे इफेक्ट करता है और कैसे यह भारत के मानसून को प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा पहले भी कर रखी है। यदि आपको एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन के बारे में जानना है तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन या एल नीनो क्या है। आपको ये पूरी वीडियो डिटेल से डिस्कशन के साथ मिल जाएगी दृष्टि टीचिंग यूट्यूब एग्जामिनेशन चैनल पर।
मिलते रहिए, सारे टॉपिक्स को वहां पर जाकर कवर करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।